के अंदर अगर मैं गारंटी देता हूँ, अगर ये किसी गुज्जर को टिकट देते ना 100% सीट निकलती। अच्छे जी। ये शशिकांत जी को देंगे और वो भी लोग तो शक करते हैं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ हुआ है, लेना देना हुआ है। मैं तो कह नहीं सकता नहीं वो और इन्हें जब टिकट की बात सुन लो, कहता हूँ जब आपने पूछ ली 2014 में सर्वे करवाया था अपने आप, मेरा नाम आदे इन्होंने बुला के संजय भाटिया जी की जुम्मारी लगाई, मेरे को चंडीगढ़ लेके ज्वाइन करवा, टिकट की घोषणा की। फिर मेरे से कहने लगे तूने पार्टी फंड देना पड़ेगा। मैं कहा मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा भाई, मैं टिकट खरीदता नहीं, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा नहीं पता मैंने क्यों बदली, छोड़ी आज तक ऐसे किसी ने पार्टी। क्या बात है, बदली है ये चीजें भी होती है मतलब पार्टी मेरे से, मैं लोक दल में चौड़ा अब यहीं आए थे, मेरी माँ मर गई थी, उन्होंने टिकट डिक्लेयर करी, मेरे को शामिल करा। लेकिन उन्होंने भी ये कोई छिपी हुई चीज़ें नहीं है, 5-5 लाख रुपए सब MLA XMLO से मांगे थे पूरे हरियाणा में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल मैंने आपसे पहले बताया भी था कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव स्टार्ट हो गए हैं। आज हम सबसे पहले बता देता हूं, मैं हम ऐसी शख्सियत से मिलने वाले जिनका राजनीति में बड़ा पुराना अनुभव है और कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं। उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ और कई बार मैं इनसे मिल भी चुका हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी अनुभव है। लेकिन मैं समझने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव हुआ है कुछ महीने पहले, जो है यहाँ से मैंने खट्टर साहब के जो दिखाया था कि खट्टर साहब यहाँ से जीत हुई है, खट्टर साहब की बीजेपी की यहाँ से जो जीत हुई है उसका क्या कुछ फ़र्क रहने वाला, क्योंकि उसी विधानसभा में मौजूद हूँ जहाँ पर ये करनाल लोकसभा क्षेत्र आता है। फिलहाल हमारे साथ भरत सिंह छोकर मौजूद है और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी, वो काफ़ी जो है भागा दौड़ी कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के दबंग चेहरे हैं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 400 रुपये का सिलेंडर और 6,000 रुपये पेंशन। ये 6,000 रुपये पेंशन वाला जो एक बहुत ही बड़ा सवाल है, वो जो 6,000 रुपये पेंशन है वो कहाँ से देगी सरकार, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी ने दावा किया था कि 5,000 रुपये 5100 रुपये हम पेंशन करेंगे। फिलहाल ज़्यादा लंबी बात ना करते हैं, हमारे साथ विधायक जी मौजूद है, पूर्व विधायक, और काफ़ी अनुभव अच्छा रहा है इनका। इनसे पहले उनसे बातचीत कर लेंगे। 2004 में जो है MLA बने थे। अब भी जो है कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक दौर ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है और लगातार जो पिछली बार भी जो है ना कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। सबसे पहले जी हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और ठीक हो जी? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। अच्छा जी, मैं समझने के लिए आया हूँ। मैंने आपसे पहले इंटरव्यू में बात की थी, लोकसभा चुनाव में थे, खट्टर साहब चुनाव जीत करके गए हैं। पहले तो बताओ कैसा लग रहा है, कैसा देख रहे हैं इस चीज़ को? मतलब खट्टर साहब देखो, इसमें तो दो राय नहीं कि बहुत बड़ा चेहरा था, मुख्यमंत्री हरियाणा का रहा है 9.5 साल, तो उसका नाम तो था ही। लेकिन ये जो लड़का था ये भी दमदारी से इसने जो उभरता हुआ दिखाई दिया थोड़े टाइम के अंदर ही, और इसने पसीने छुड़ा दिए थे इनको। और खट्टर साहब को ये उनका ये कहना था कि जी मैं तो दोबारा आऊँगा ही नहीं फॉर्म भरने के बाद। उनको दोबारा यहीं 10 दिन घूमना पड़ा। हमारा गांव चलुगाना बड़ा गांव है, वहाँ 2 बार आना पड़ा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी थी इनके प्रति, लेकिन नया लड़का था, उस हिसाब उतना कवर अप नहीं कर पाया। बिल्कुल। दिव्यांशु बुद्धिराजन ने जो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा, और जो उससे पहले संजय भाटिया ने चुनाव लड़ा था, उससे पहले प्लान में लगभग 5 लाख 4 लाख का गैप था जो उन्होंने तोड़ करके दिखाया। वैसे तो ये कह सकते हैं भी खट्टर साहब ने बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी चुनाव जीतने के लिए। अच्छा जी, ये बताओ, अगला स्टेप मेरा यही रहेगा, करनाल लोकसभा के अंदर ही आपकी ये समालखा विधानसभा आती है, तो इसमें क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? उससे पहले मैं वहाँ पे चलता हूँ जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 6,000 रुपये पेंशन हम बुजुर्गों को देंगे, 400 रुपये का सिलेंडर, और भी काफ़ी योजनाएँ हैं जो उन्हें बता रहे हैं। कितना दम मानते हैं किस तरह का जो चुनाव होने वाला है हरियाणा में? ये भाषा जो बातें हुड्डा साहब कह रहे हैं ना, इनमें दम है। वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो कहती है ना वो करती है, ये वाकई में करेगी। ऐसे जहाँ भी नहीं सरकारें वायदे जो किए गए थे वो पूरे किए गए हैं, काम शुरू किया गया है। तो ये तो देखो, इसमें कोई मुझे दो राय लगती नहीं। उन्होंने एक और बोला है, 100 को जो प्लाट भी मिले हैं गरीबों को, तो वो हर चीज़ ये भी लोगों ने फ़र्क देख लिया है। कांग्रेस के राज में सुनाई होती थी, अफसरों में भी, नेताओं में भी, और इस राज में भाषा को सुनने वाला नहीं। अच्छा, जो ये 6,000 रुपये पेंशन का है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये जो 6,000 रुपये पेंशन है क्या हुड्डा साहब अपने घर से देंगे? ये जो राजकोष है जो आता है टैक्स के द्वारा पैसा, वो कहीं ना कहीं जो घाटे में जाएगी सरकार, तो काम नहीं कर पाएगी। नहीं, मेरा भी जैसे अपना आइडिया है। देखो, फैक्ट्रियाँ होती हैं, हज़ारों करोड़ की होती हैं,
उसी हिसाब से अपना बजट तैयार करते हैं। तो यहाँ भी बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है साल में, कई लाखों करोड़ का, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। थोड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी, जो अननेसरी खर्चे हैं बेकार के, उनको थोड़ा रोक कर बढ़िया बातों पर उनका ध्यान दिया जाएगा। ये ज़रूरी मुद्दे हैं, सिलेंडर देना 400-500 में, या 6,000 रुपये पेंशन देना गरीबों को, या कोई भी इस तरह का फ़ायदा पहुँचाना जनता को, या बिजली कुछ देना 300 यूनिट तक, तो मतलब एडजस्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता सरकार के सामने कुछ मुश्किल होता ही नहीं। करना चाहिए ना, वो होता है जैसे आप क्या लगा रहे हो दिल्ली में, पहले कहते बड़ा मुश्किल है, उन्होंने करके नहीं दिखा दिया। भाई ठीक है, सरकार को ज़्यादा दिन बड़े हो जाते हैं, लोग उब जाते हैं, लेकिन वो सरकार कितनी बार आई देखो। तो इसलिए मुझे विश्वास है यहाँ कांग्रेस सरकार आएगी, जो वायदे किए हैं सच्चे किए गए हैं, और काम चलेगा सरकार का। अच्छा, बढ़ेगी। ये कांग्रेस कह रहे कि भी कांग्रेस सरकार बनने जा रही है हरियाणा में, मुख्यमंत्री के जो चेहरे बताए जाते हैं कांग्रेस में, दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, किस मुद्दे पर सोच रहे हैं कि जनता जो है ये सोच करके जो है आपने अनुमान लगाया कि कांग्रेस सरकार वापसी आ रही है, जनता क्या सोच करके वोट देने वाली है अब की बार? जनता तो भाई जो बीजेपी की पॉलिसियों से तंग है ना, कहीं प्रॉपर्टी आईडी है, कहीं फैमिली आईडी है, चक्कर काटते रहो। मेरा भी अपना काम पड़ता ही है, मैं भी झगड़े में डीसी ऑफिस में सारा दिन गरीब लोग फंसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, धक्के खा रहे हैं इधर से उधर। तो उसका गुस्सा ही था, उसका कारण था इतना जो मार्जिन घटा। नहीं, खट्टर साहब का मार्जिन बहुत ज़्यादा आना चाहिए था। तो लोग इनसे तंग आ चुके हैं। वहाँ सेंटर के मुद्दे थे, फिर भी जो लोगों ने समझ गए मोदी साहब के नाम पर कुछ लोगों ने वोट गिरी है। यहाँ प्रधान जो स्टेट के मुद्दे होंगे, प्रदेश के मुद्दे होंगे, वे थोड़े अलग हैं। उसमें देखते हैं कौन मुख्यमंत्री हमारे लिए बढ़िया रहेगा, कौन विधायक हमारे लिए बढ़िया रहेगा, लोगों उसमें विचार बदल जाता है। अच्छा जी, जैसे आपने देखा होगा पहले मीडिया में चलाया गया कि बीजेपी की 7 सीट आ रही हैं, उसके बाद देखा 50-50 चांस बना, काफ़ी झटका लगा बीजेपी को। अब की बार विधानसभा में झटका देने वाले हैं या फिर क्या कुछ? भाई साहब 100% झटका आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी की जाएगी, कांग्रेस की आएगी, ये निश्चित हो चुका है, लोगों में मन बन चुके हैं। लेकिन यहाँ से लगता नहीं कि आपने जो सोनीपत लोकसभा से है मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, उनको जानबूझ के हराया गया, कुछ मानते हैं ऐसी चीज़? क्योंकि बहुत बड़ा, ये तो विजिबल है, ये बिल्कुल क्लियर है शीशे की तरह कि उनको हराने में बीजेपी वालों का ही हाथ है। अच्छा जी। हाँ, मतलब एक बात होता है, वो कहावत नहीं है, जब बैड़ी खेत ना खाने लग जाए तो खेती कहाँ तक बचेगी? नहीं वो तो है, लेकिन यहाँ हुड्डा साहब भी मजबूत है भाई सोनीपत में। तो दोनों उनका भी समीकरण बिगड़ गया, हुड्डा साहब की मजबूती काम आ गई, कैंडिडेट जीत गया। अच्छा, हुड्डा साहब का काफ़ी राजनीति में बड़ा चेहरा रहा है, क्योंकि हुड्डा साहब हो रही है हरियाणा में। तो हुड्डा साहब में ऐसी क्या काबिलियत है कि लोग उन पे मतलब चाहते हैं, लोग उनको दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनाना? ऐसा क्या मतलब मानते हैं हुड्डा साहब भी हुड्डा ही है? क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी एक साइड में, अभय चौटाला भी है, चौटाला फैमिली को तो बिल्कुल ही जो है कहीं ना कहीं, क्या मतलब क्या समझते हैं इसका? वही हुड्डा साहब को इसलिए लोग माने, जो पहले वाला होता है ना हमेशा, वही लोगों की नज़र में बढ़िया कहलाता है। हुड्डा साहब ने 10 साल राज किया, अब इन्होंने किया, दोनों की तुलना करते हैं। तो ये लोगों की जो भावनाएं हैं, जो लोगों की इच्छाएं हैं, उनमें पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। तो उन्होंने फिर लगा यार हुड्डा साहब भी बढ़िया थे, तो इसलिए बीजेपी से लोग दूर होते जा रहे हैं। इन्होंने पब्लिक की जनहित की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल ही। इस बड़ी चूक है इनकी, ये बीजेपी के नेता खुद मान रहे हैं कि इन्होंने चूक की है। अच्छा, ये चौटाला फैमिली भी है, चौटाला फैमिली के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि दुष्यंत चौटाला का तो खाता भी नहीं खुला है और अभय सिंह चौटाला का भी नहीं लोकसभा चुनाव में। भाई जब ये घर में ही फूट होगी, उसका नतीजा तो गलत होता ही है। तो जेजेपी का उस टाइम दाव बैठ गया, जो जीता वो कैंडिडेट थे उन्होंने पकड़ ली, जिनको टिकट कटी, अब बैठ नहीं पाया, अब लोग नाराज हो गए इनसे, तो दोनों का नुकसान तो होना ही निश्चित था। तो अब तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ लोगों का ध्यान है। अच्छा, पिछली बार दुष्यंत चौटाला ने चाबी से लोग खोल लिया था बीजेपी का, अब की बार क्या लगता है, मतलब गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, फिर एक तरफाई जो है कोई सी पार्टी? अब तो कांग्रेस एक तरफ आएगी। अब ये उपचुनाव देख लो, इंडिया गठबंधन पार गया और ये लोगों ने दे दिया सिग्नल। और हरियाणा के लिए तो लोगों में माइंड बने हुए हैं, हम सुनते हैं लोगों में, कैंडिडेट तो टिकट तो कोई पार्टी ने देनी है, लेकिन जो भी अच्छा विनिंग कैंडिडेट आएगा उसको लोग जिताएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन मिल करके भी जो है कहीं ना कहीं सरकार नहीं बना पाए। अभी मोदी जी फिर दोबारा सरकार बना करके सरकार चला रहे हैं, क्या मानते हैं मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं हरियाणा में? ऐसा नहीं रहा। अभी जो जादू था ना, पहले मैंने खुद सुना है, देखा है
कि मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता लोग झगड़े में उतार हो जाते थे। अब की बार हमने ऐसा देखे नहीं। अच्छा लोग इनकी बुराई सुनते थे और बुराई करते भी थे और उसका इतना ज़्यादा असर नहीं रहा। अब तो कारण ये रहा कि जो 10 साल का प्रभाव है कांग्रेस के प्रति, एक नेगेटिविटी थी कि यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, फिर भी वो 240 से पहुंच गए गठबंधन, कांग्रेस की 100 आ गई। तो ये तो बड़ी मतलब काफ़ी प्रोग्रेस की बात है ना, बढ़ोतरी है। विपक्ष के नेता बन के राहुल जी अगली बार जितना आप देखो ना लोकसभा के अंदर, ये अकेला ही ला देता है सबको। पहले तो मोदी के सामने को बोलने वाला था ही नहीं। पहले तो ये नहीं कहते थे अकेला सब पे भारी, अब राहुल जी अकेले सब पे भारी है। काबू में भी काफी जो है काबू नहीं आते इनके, काबू में नहीं आते। अच्छा ये बताओ, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गठबंधन जो है लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। अरे भाई मजबूरी में टिकते हैं क्या? गठबंधन इनका नहीं है क्या मोदी जी का? अगर ये इतने मजबूत थे क्यों नहीं इतनी पार्टियां इकट्ठी करी? ये भी तो टिक रहे हैं। कांग्रेस को ठोकर लगी, सबको लगी। आगे तो गठबंधन ऐसा बढ़िया चलेगा कि पछताएंगे तो उसको तोड़ के, कोई तोड़ेगा ही नहीं, मत ही नहीं करेगा। इनको पता फिर मोदी दिखाई देगा। मोदी जी ने जैसे बदले की भावना से ज़्यादा ना लोगों में एक दिल में बिठा दी दिमाग में कि मैं बदले की भावना ज़्यादा काम किया है। इनका आदमी तो कुछ ही कर दे, चाहे 1000 करोड़ खा जाए, दूसरा ना भी खाए जब भी ठोक दिया उसको, तो बिना सबूत के ठोक दिया। अभी एक चीज़ और चल रही है सोशल मीडिया पे, मैं काफ़ी बार देख रहा हूँ। 11-12 तारीख की अंबानी की शादी में जो है सभी बीजेपी के मुखिया जो जितने भी स्टेट हरियाणा में जितने भी राज्य हैं सभी मुख्यमंत्री गए हुए थे, मोदी जी भी वहाँ पर गए हुए थे और तमाम जो हमारे जगत गुरु है वो भी वहाँ पे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को भी इनवाइट पता नहीं किया था कि नहीं किया। अच्छा इनको मतलब ऐसा कोई दिखा नहीं? भाई राहुल जी में एक स्टैंड है, उनका दम है। इन्होंने पीछे उनके बारे में ये नहीं कह दिया सूट भर के गए हैं, तो इन्होंने अगर ये साबित कर दिया अगर मैंने कोई सूट इनसे रखा होता लेने देने का तो शादी में सबसे पहले आते और बाकी नेता सब पहुंच गए। क्या तू कहेगा मतलब उद्योगपति को इतना वेटेज देना कि सारी सरकार जाके प्रधानमंत्री सब कहा जाए तो फिर किसी गरीब की बेटी की शादी में गलत है ना बात ये। इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता इनको इतना। जब राहुल जी समय सरेआम बोलते हैं इनके बारे में कि भी ये डाणी और दाणी ये गलत कर रहे हैं और सरकार से मिले हुए हैं, बल्कि इनको अवॉइड करना चाहिए था। इसका मतलब ये लोगों की भावना की कदर नहीं करते। राहुल जी ने कदर करी समझे इसलिए वो गए नहीं। उन्हें ये दिखा दिया मेरे को कोई लेना देना नहीं से उद्योगपतियों से, मैं सच्चाई के साथ हूँ, ईमानदारी के साथ हूँ। ये बात है, मतलब इनवाइट तो शायद क्या पता गया नहीं गया, क्योंकि शादी में तो चले भी जाते हैं लोग। नहीं उन्होंने ठीक किया, ये लोगों को पसंद आई बात कि यार ये उद्योग एक ना ऐसा कुछ ज़्यादा अमीर आदमी आ जाए उसी तरह भागते नहीं लोग, चुनाव में भागते हैं वैसे मिलने में आते हैं। लेकिन राहुल जी ने दिखा दिया मेरे को इससे मेरी से कुछ नहीं लेना देना, मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ूंगा, गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं अभी आपकी विधानसभा, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, और ये आपकी विधानसभा समालखा विधानसभा पानीपत के अंदर आती है। मैं सुनता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक यहाँ से बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। जो अब की बार का मुकाबला होगा काफ़ी दिलचस्प है और आप भी कहीं ना कहीं मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ देखते हैं यहाँ के वोटर किस तरह का वोट करते हैं, किस तरह का लोग सोच करके जो है कैंडिडेट का साथ देते हैं? मैं समझ नहीं पाया यहाँ का, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये भी एक बहुत बड़ी सीट की बात है कि यहाँ पर आज तक आई नहीं सीट। और यहाँ पर मैं कह दूँ आपसे, गृह मंत्री जी आए, अमित शाह, मोदी जी भी यहाँ पर आए हैं पानीपत में, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रैली लिया की काफ़ी जो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी नहीं आ पाई। लोगों की भाई साहब जो अपनी पसंद है ना, पहली बात तो कैंडिडेट देखते हैं, दूसरी बात फिर ऊपर की सरकार देखते हैं भाई कौन सीएम बनने वाला है। तो बीजेपी पहले तो प्रभाव से डाल नहीं पाई कि हम मजबूत है जीत पाएंगे। अब 10 साल के अंदर ये टिकट गलत देंगे समझ के अंदर। अगर मैं गारंटी देता हूँ अगर ये किसी गुज्जर को टिकट देते ना 100% सीट निकलती। अच्छा जी। ये शशिकांत जी को देंगे और वो भी लोग तो शक करते हैं कि उन्होंने कुछ गड़बड़ हुआ है, लेना देना हुआ है। मैं तो कह नहीं सकता, नहीं वो मैं भी सुनता था, तो मैं तो नहीं कह सकता भाई हमारे थोड़ी सा, लेकिन एक मतलब शंक किया जाता है, शक करते हैं लोग। शक होया कोई सबूत तो किसी पर होता नहीं कि ये एकदम टिकट लेके आ गया, तो उससे लोगों शक हुआ और लोगों को पसंद नहीं आई वो बात। जब वो तो बुरी तरह जब रहा था। अब की बार तो आमने सामने मुकाबला था, हालांकि मैं शशिकांत के साथ था, ठीक है ना, क्योंकि मैं धर्म सिंह के मेरा ज़्यादा आपस में मन मिटाव था। तो लेकिन फिर भी जो है वो नहीं जीत पाया। हमारे जैसे भी साथ थे, नड़वा साहब भी साथ थे, संजय छोकर भी अंदर खाने साथ था, लेकिन जीत तो नहीं पाए। फिर अब ये लगा बीजेपी को भी ऐसा, अच्छा मतलब गलत टिकट दिया है, मतलब 2 बार मेरे हिसाब से गलत टिकट दिया। वैसे ये गुज्जर कंस्टिट्यूंसी कहते हैं लोग, गुज्जरों गाँव ज़्यादा हैं,
वो दोनों साथ दूसरे भाई लेकिन इससे पहले रविंद्र मसरोली जो जाटों के नेता है वो जाट तो देखो उसका कोई वैसा कभी कभी ना कोई तुक्का लग जाता है ऐसे, हाँ वो लगा उसने एक नया पैटर्न निकाला, नया तरीका, वो आज तक किसी ने निकाला नहीं। वो लोगों को पसंद आ, गरीबों की मदद करी, बसें चलाई, चक्कियाँ चलाई और कन्यादान डाले, तो लोगों ने सोची तो बड़ा बढ़िया आदमी। लेकिन वो बनने के बाद फिर लोगों को पता लग गया। अब वो मुझे लगता नहीं बाकी क्या लोग क्या सोच के बढ़ेंगे कि देंगे वोट। तो अभी लोगों ने सबको परख लिया, हमारा भाई धर्म सिंह भी परख लिया। अच्छा, ये धर्म सिंह क्या परख्या, मतलब कुछ बताओगे? धर्म सिंह का जो परख्या सबके सामने, आपकी पार्टी से रिलेटेड है। हमारी पार्टी से मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। वैसे तो जो किया उसने भाई सरकार वो ईडी जाने, सरकार जाने, कोर्ट जाने, गलत किया तो भाई दिक्कत आ रही है। नहीं, आप मतलब मानते हैं कि भाई उन्होंने गलत किया है, फिर सही जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मान रहे हैं तो मैं ना मानूं तो क्या फर्क पड़ेगा हैं? यही बात सही। लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता फिर इसके बारे में, क्योंकि वो काफ़ी परेशान है इस समय। अच्छा, भरत सिंह छोकर के पीछे पड़ी कोई ईडी वगैरह? मेरे पीछे भाई मैंने तो जो अपना कमाया, पहले एयरफोर्स में था, देश सेवा की, फिर फैक्ट्री में रहा, अब कुछ करता ही नहीं, तो मेरे पीछे पड़ के क्या लेगी? सही। अच्छा, भरत सिंह छोकर में ऐसी क्या काबिलियत है कि जनता उनको मतलब वोट देगी अब की बार में? ये बात आपने सही पूछी है। मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री का जीएम था, मैंने हज़ारों लड़के वहाँ लगाए थे पूरे इंडस्ट्री एरिया में, अपनी फैक्ट्री में। तो मेरे को टिकट सर्वे मिला था, तब मैंने प्रण किया था मैं ऐसे काम करूँ जो नेता ने किसी ने संभल के में नहीं किए। जैसे आम आदमी मिल नहीं सकता था नेता से वोट देंगे भी, मैंने कहा 24 घंटे दरवाजे खुले। दूसरी 2 भाइयों में झगड़ा हो गया, ये उनकी पार्टीबाजी बढ़वाते थे, पुलिस में फ़ोन मारते थे। मैंने कहा मैं कोई फ़ोन नहीं मारूँ, बैठ कर तो आप भाईचारे में समझौता करो पंचायती तौर पर। तो 100 में से 95 में केस निपटाए गए हैं मेरे। नंबर 3, कोई किसी गरीब के घर कोई मौत हो जाए, दुखद घटना हो जाए, कोई नेता पूछता नहीं था। ये तो किसी सरपंच के घर हो जाए, किसी अमीर के 1-2 उनके जाते थे। मैंने कहा था मैं हर गरीब अमीर 36 बरादरी के दुख सुख में शामिल हूँ, और मैंने करके दिखाया। अच्छा, ये मतलब इतना संभव काम नहीं है ये हर घर में जाना, क्योंकि मैं भी अपने से रिलेटेड मानो कि मैं हर घर में नहीं जा सकता। वैसे चलो आप मतलब मानते हैं कि आप 100 में से 80 घरों में जाते होंगे दुख सुख में। ना मैं पूरे के जाता हूँ 100 के 100। मतलब ये कैसे संभव हो पाया? मैं ना लगे, देखो भाई साहब ये आए थे अपना धंधा बढ़ाए इन्होंने राजनीति में, जो ने लोगों ने देख लिए। मैं धंधा छोड़ के आया था, सेवा करने आया था। ये सेवा के बहाने घुस जाते हैं इसमें, फिर धंधा करते हैं, फिर लूटते हैं दोनों हाथों से। मैंने साबित करना था, मैं धंधा तो बहुत बड़ा छोड़ गया, हज़ारों करोड़ का छोड़ा, मैंने धन के पीछे दौड़ा नहीं। मैंने सच्चाई की राजनीति करके दिखानी थी लोगों को। ईमानदारी ये कहते हैं आम आदमी के साथ मिल के चलो। आम आदमी को मेरे समय में महसूस था कि मेरी विधायक जैसी पावर है। वो फ़ोन करता था, मैं 1 मिनट उठाता था सेकंडों में, और उसका काम की सुनता, फ़ोन भी काम भी करता था। तो मतलब लोगों ने देखा यार जो आदमी दुख सुख मारता है, हमारी फ़ोन पे भी सुनता है, हमारे जाए तो मिलता भी है और लड़ाई झगड़े निपटवाता भी है, तो लोगों ने ठीक समझा था। वो मेरी टिकट क्यों काटी वो तो मुझे भी आज तक नहीं पता लगा। जब ये पहला रिकॉर्ड है ये अपने हरियाणा का, तो मान लो क्या हिंदुस्तान का, थाने तहसील या किसी बिजली बोर्ड की रिश्वत बंद करवाना और ले ली तो वापस दिलाना, कोई नेता करवा के दिखा दे। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मेरी बातों को गलत माना गया। अच्छा, आपने पहले गुज्जर की बात की कि गुज्जर से अगर टिकट देते बीजेपी वाले तो कहीं ना कहीं सीट निकलने के चांस थे। आप भी गुज्जर समाज से आते हैं, अगर बीजेपी आपको इनवाइट करती है भाई चलो टिकट लेकर के भरत सिंह छोकर से हाथ जोड़ लिए, मैं इनके साथ गया 2 बार MP इलेक्शन में, जो पहले चोपड़ा जी बने जब सबसे पहले मैंने स्वागत किया था, और बाद में भी इनके साथ ही रहा। लेकिन जब ये काम नहीं करते, लोग मेरे पीछे घूमते, तो मैंने फिर सोचे बुराई से बचो, मैं छोड़ दिया। और इन्हें जब टिकट की बात सुन लो, कहता हूँ जब आपने पूछ ली, 2014 में सर्वे करवा था अपने आप, मेरा नाम आदे इन्होंने बुला के संजय भाटिया जी की जुम्मारी लगाई, मेरे को चंडीगढ़ लेके ज्वाइन करवा, टिकट की घोषणा की। फिर मेरे से कहने लगे तो उन्हें पार्टी फंड देना पड़ेगा। मैं कहा मैं तो 1 रुपया नहीं दूंगा भाई, मैं टिकट खरीदता नहीं, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ें होती है उसमें, भ्रष्ट तरीके से मैं नहीं कोई ऐसी टिकट लूँगा, क्योंकि मैं जब लोगों से लूटना ही नहीं तो मैं पैसे क्यों खर्च करूँ भाई। लोग तो ये नेताओं ने तो बदनाम कर दिया, पार्टी बदलता है, लेकिन ये नहीं पता मैंने क्यों बदली, छोड़ दिया आज तक ऐसे किसी ने पार्टी। क्या बात है, बदली है ये चीज़ें भी होती है मतलब पार्टी। मेरे से मैं लोक दल में छोड़ रहा, अब यहीं आए थे, मेरी माँ मर गई थी, उन्होंने टिकट डिक्लेयर करी, मेरे को शामिल करा। लेकिन उन्होंने भी ये कोई छिपी हुई चीज़ें नहीं है, 5-5 लाख रुपए सब MLA XMLO से मांगे थे पूरे हरियाणा में। पूरे हरियाणा में दिए, मैं पहला आदमी जिसने मना किया था मैं नहीं दूंगा।
क्यों? मैं कहा मैंने ठगी मारी नहीं। लेकिन वो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ऐसी क्या बात होगी, मतलब भरत सिंह छोकर ने वहाँ पे ज्वाइन भी की, बीजेपी ज्वाइन भी की। उनको ना एक्चुअली मैं लोगों को बता नहीं पाया। मैंने तो 4 के इलेक्शन लड़ूंगा जब समझा दूंगा। ये इस टॉपिक में मैं अगली एक वीडियो और लेके आऊंगा, मतलब किस तरह का खेल खेले जाए। बड़ा मैं वो है, Interesting है बहुत काफी। टेढ़ा है। और इसको ना अभी मैंने ज़्यादातर बता भी नहीं पाया था। अब मेरा इंटू लेना, मैं बता दूंगा। कोई नहीं, मैं अगले टॉपिक में बात करूंगा। फिलहाल के लिए भाई ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आखिरकार होता क्या है उसमें, क्योंकि बीजेपी का जो खेल है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाता। लेकिन जो भरत सिंह छोकर जी हमारे साथ मौजूद है, पूर्व विधायक, उनसे काफ़ी चर्चा में, काफ़ी लंबा इंटरव्यू होता है। और आप क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में? लगातार मैं ना अभी घूमने की कोशिश करूंगा इस हल्के में भी, आखिरकार जनता क्या सोचती है। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन घूमने की कोशिश पूरी करूंगा, हर गाँव में जाने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।